आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी भी कोर्स को चूज करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में वो आपको क्या बेनिफिट देगा। तो ये सीए में यूएसए के बारे में यही चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके सिलेबस को ठीक से जान करके। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सीए में यूएसए के अंदर दो पार्ट होते हैं। ये एक सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है और इसमें दो एग्जाम आपको देने होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हर पार्ट के अंदर 6 सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बट थीम कॉमन होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पार्ट 1। उसके हर सेक्शन को समझेंगे, ये भी समझेंगे कि कैसे वो आपको रियल लाइफ में किस प्रोफाइल में जॉब दिला सकता है या क्या बेनिफिट दिला सकता है। फिर बात करेंगे पार्ट 2 की, वहाँ पर भी सिलेबस को समझेंगे और रियल लाइफ में बेनिफिट्स क्या आपको मिलेंगे वो देखेंगे। ये अपने आप में एक यूनिक वीडियो होने वाली है क्योंकि किसी ने भी सीए में यूएसए के सिलेबस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं किया है। अगर शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी बात, सीए में यूएसए की नई लाइव बैच हमारी शुरू होने वाली है फरवरी में, जिसकी एडमिशन्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। जल्दी उसकी एक अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। और वैसे ही वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक कस्टमाइज्ड हमने रिकॉर्डेड सेशन प्लस लाइव सेशन का एक बैच बना है, यानी कि एक ब्लेंडेड मॉडल है, जिसके बारे में कुछ समय पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली थी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिलेगा। बट किसी भी सिनेरियो में आप अगर ए टीम पे ज्वाइन करना चाहते हैं सीए में यूएसए के अपने सफ़र को कंप्लीट करने के लिए, तो इस नंबर पे फ़ोन कर दें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर लें एंड विल कॉल यू बैक। फिलहाल बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पार्ट 1 सेक्शन ए से, विच टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अकाउंटिंग आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है और पार्ट 1 सेक्शन ए के अंदर अकाउंटिंग कवर होती है। और ये अकाउंटिंग यूएस अकाउंटिंग होती है, जिसके अंदर यूएस गैप और यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ में इनका कंपैरिजन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि आईएफआरएस के साथ भी होता है। अब ऑब्वियसली ये 11th-12th की अकाउंटिंग जितना आसान तो नहीं है, बट ये सीए इंटरमीडिएट लेवल की अकाउंटिंग से थोड़ा सा सिंपल है, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली इंक्रीज होगी। रियल लाइफ के अंदर अगर हम बात करें, अगर आप ऑलरेडी एक अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि एपी, एआर, R2R या काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाए जिससे आपके आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, तो सीए में यूएसए का पार्ट 1 सेक्शन ए में जो आप पढ़ाई करते हैं और पार्ट 2 सेक्शन ए के अंदर जो पढ़ाई करते हैं वो आपको मदद करेगा इन प्रोफाइल्स में काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। बट पार्ट 2 सेक्शन ए के बारे में आगे चल करके बात करेंगे। फिलहाल अगली बात हम करते हैं भाई पार्ट 1 सेक्शन बी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 सेक्शन बी टॉक्स अबाउट प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अगेन, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपने बिजनेस स्टडीज नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा और आपने स्टैटिस्टिक्स की भी पढ़ाई करी होगी। तो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज के अंदर प्लानिंग करके एक चैप्टर आता था, प्लानिंग फंक्शन आप पढ़ते थे। अब उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यानी कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग एक कंपनी कैसे करती है, कंपनी अपना एक बजट कैसे बनाती है और इस बजट की शुरुआत फोरकास्टिंग से होती है, यानी कि आने वाले समय में कितनी सेल्स होगी, एक कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। तो फोरकास्टिंग की टेक्निक्स भी सीखते हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ रियल लाइफ में आप किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, बजटिंग की नॉलेज तो आपको चाहिए ही अगर आपको आगे चल करके ग्रो करना है। लेट्स से कि आप अगर अकाउंटिंग प्रोफाइल में काम कर रहे हैं और आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो ये जो बजटिंग का नॉलेज है जो आपको इस सेक्शन से मिलेगा, ये आपको आगे ग्रो करने में मदद करेगा। बिकॉज ज़्यादातर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट को बनाने की उनकी टीम के लिए, और इसलिए ग्रोथ के लिए ये आपको मदद करेगा इवन इफ यू आर इन अकाउंटिंग प्रोफाइल। बट सीए में यूएसए जो है अकाउंटिंग प्रोफाइल के लिए उतना नहीं बना है जितना फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के लिए बना है। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स जो होते हैं हर मेजर कंपनी के अंदर होते हैं और कई कंपनियां तो इसके लिए कंसल्टेंट्स भी हायर करती हैं। यहाँ पर आपको ये सेक्शन जो है मदद करेगा ऐसी प्रोफाइल्स को क्रैक करने में। अब जो आने वाले सेक्शन है उनका भी रिलेशन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल से ही है, विच ब्रिंग्स अस टू पार्ट 1 सेक्शन सी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ अगेन, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट रह चुके हैं तो बिजनेस स्टडीज में कंट्रोलिंग चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, जिसके अंदर कंपनी के बनाए हुए बजट को एक्चुअल फिगर से कंपेयर किया जाता है देखने के लिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या खराब रही है।
और फिर उन चीज़ों को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है ये समझने के लिए कि कंपनी अपने आप को आने वाले समय में कैसे इम्प्रूव कर सकती है। और यही चीज़ आप सेक्शन सी के अंदर यानी कि कंट्रोलिंग पार्ट जो बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पर समझते हैं वेरिएंसेस के जरिए। एंड यस, रियल लाइफ में दिस ट्रांसलेट्स इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स ऑल्सो। एंड अगला सेक्शन भी इसी से लिंक्ड है। पार्ट 1 सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। नाउ अभी सेक्शन सी के अंदर हमने बात किया था कि प्लान फिगर को हम कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल फिगर से कंपेयर करेंगे, यानी कि असल में हमारा खर्चा कितना हुआ है, असल में हमारी सेल्स कितनी हुई है। अब ये एक्चुअल फिगर्स को कलेक्ट करना, इस डेटा को कलेक्ट करना या मेजर करना या कॉस्ट को मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर आप पढ़ते हैं। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड एज अ CMA USA ये आपकी जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस रोल्स के अंदर कि भाई आप इस कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ सकें, मेजर कर सकें और हायर मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन दे सकें कि इसके बेसिस पे क्या आगे करना चाहिए। सो काफ़ी क्रूशियल रोल होता है FP&A के डिपार्टमेंट के अंदर जो आप इस सेक्शन के अंदर सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट 1 सेक्शन ई की तरफ, जहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स की। देखिए ये बात तो आप मानेंगे कि गलतियाँ जो हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। मतलब अगर आप किसी गलती को करते हैं तो उस गलती को सुधारने में जो समय लगता है वो आपका डे टू डे बेसिस के वर्क को हैम्पर करेगा, isn't it? और ऐसे ही एक बिजनेस के साथ भी होता है। बिजनेस के अंदर भी जो गलतियां होती हैं उन्हें ठीक करने में समय लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसमें और दूसरे काम करे जा सकते थे। अब गलतियों की अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं जो आप ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हो। भाई जैसे आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11th में अकाउंटिंग के अंदर बनाया होगा। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट असल में अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये एक इंटरनल कंट्रोल का टूल है जिससे आप बैंक स्टेटमेंट या हमारे अकाउंटेंट के द्वारा करी गई गलती को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही दूसरी बात होती है रेक्टिफिकेशन का इरिटेटिंग चैप्टर जो क्लास 11th के अंदर आप पढ़ते थे। उस पूरे चैप्टर के अंदर करी गई गलती को कैसे आइडेंटिफाई करना और कैसे सुधारना है, यही तो आप सीख रहे थे। एंड यहीं पे इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गलती किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकती है, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से भी हो सकती है, HR से भी हो सकती है, भैया कैंटीन भी खाना खराब बना सकता है कि नहीं। अब होता ये है कि बिजनेसेस के अंदर ये बड़ी जो गलतियाँ होती हैं या फिर फ्रॉड होता है, ये बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आ सकता है। एंड देयरफॉर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा होता है तो गलतियां कम होती हैं, फ्रॉड टाइमली पकड़े जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डे टू डे काम पे और बिजनेस को बढ़ाने पे फोकस कर पाते हैं। और यस, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए इंटरनल कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। CMA USA करके इंटरनल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस आपको पता चलती है तो रियल लाइफ के अंदर किसी कंपनी के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर सकते हैं। एंड फाइनली पार्ट 1 के अंदर आता है सेक्शन F, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। अब देखिए कंप्यूटर के यूज से बिजनेस की एफिशिएंसी तो बढ़ गई है, बट एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको कई सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है, कई सारे ह्यूज डेटा को प्रोसेस करना होता है जिससे आप कंक्लूजन्स निकाल सकें। और इसलिए मैं अपनी कई सारी वीडियोस के अंदर डेटा एनालिटिक्स भी आपको परस्यू करने के लिए बोलता हूँ। और CMA USA के कोर्स के अंदर बाकायदा ये सेक्शन उन्होंने डेडिकेट कर रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स आपके लिए कितना ज़रूरी है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के अंदर टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स की नॉलेज की जो इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो FP&A रोल्स तो आपको मिलेंगे ही, बट अगर आप डेटा एनालिटिक्स के इस स्किल को CMA USA के बाद भी अगर इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो डेटा एनालिटिक्स को लेकर ही सेपरेट रोल्स होते हैं जिसके अंदर आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। यानी कि CMA USA के रोल्स में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, बट डेटा एनालिटिक्स अगर अच्छा कर लिया तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट स्कोप और कई सारी प्रोफाइल्स जो हैं आपके लिए ओपन हो जाएगी। तो ये तो हो गया पार्ट 1 की बात। आप चाहें तो ब्रेक लेकर के दोबारा इस वीडियो को शुरू करके पार्ट 2 देख सकते हैं, बट अगर इंटरेस्ट अभी तक बना हुआ है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आते हैं पार्ट 2 पे, फटाफट से समझते हैं कि पार्ट 2 के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं और कैसे ये आपको रियल लाइफ में मदद करने वाले हैं। सो पार्ट 2 इज़ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पार्ट 2 सेक्शन A इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था, पार्ट 1 सेक्शन A के अंदर आप अकाउंटिंग कैसे करना है ये सीखते हैं, वैसे ही पार्ट 2 सेक्शन A के अंदर यहाँ पर आपको एनालिसिस कैसे करना है ये आप सीखते हैं।
जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये सब चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई हैं। उन चीज़ों को तो यहाँ पर हम दोबारा से देखेंगे, बट यहाँ पर फॉर्मूले को रटने की बजाय आपका ज़्यादा ध्यान जो होगा कॉन्सेप्ट्स को ठीक से एनालाइज करना, रेशियोज देख करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके, ट्रेंड का एनालिसिस करके आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कंपनी के बारे में, उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, ये सारा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर होता है। कई सारे अकाउंटिंग रूल्स आजकल ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर आपसे एक्सपेक्टेशन होती है ना सिर्फ अकाउंटिंग आपको आना, बट एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस भी आना बेहद ज़रूरी है। और ऐसी प्रोफाइल्स के लिए पार्ट 1 सेक्शन ए और ये जो पार्ट 2 सेक्शन ए है, ये दोनों मिल करके आपकी मदद करते हैं। आइए बात करते हैं पार्ट 2 सेक्शन बी विच इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैं इस सेक्शन को मिनी एमबीए फाइनेंस भी कहता हूँ। सीएमए यूएसए अक्सर एमबीए फाइनेंस के साथ कुछ प्रोफाइल्स के लिए यहाँ पर फाइट करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफाइल्स के लिए। नाउ एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके लिए आपके पास कोई फाइनेंस का सब्जेक्ट तो नहीं था 11-12 के अंदर, बट हाँ आपको बिजनेस स्टडीज़ के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ज़रूर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भी चीज़ें एकदम नई नहीं हैं आपके। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं भी कंपनी पैसे कहाँ से अरेंज कर सकती है, जो पैसे अरेंज करें, जो फंड्स अरेंज करें, उसका कॉस्ट कैसे निकाला जा सकता है, कैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मैनेज किया जा सकता है। डिविडेंड के पॉलिसी के बारे में चर्चा होती है कि डिविडेंड बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, बांटना चाहिए तो कितना बांटना चाहिए। एंड इवन इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होती है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, भले वो ट्रेजरी के नाम से हो या फाइनेंस के नाम से हो, जिसके अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस के नॉलेज वाले कैंडिडेट्स उनको चाहिए होते हैं, जिसके लिए एमबीए फाइनेंस एंड नाउ सीएमए यूएसए को भी कंसिडर किया जाता है। स्पेशली बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सीएमए यूएसए को आजकल हायर किया जाने लगा है, बिकॉज सीएमए यूएसए की एज यूजुअली एमबीए फाइनेंस से कम होती है और नॉलेज तकरीबन उतनी ही होती है कॉर्पोरेट फाइनेंस को लेकर के। एटलीस्ट एक बार आप इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं, कुछ आपको एक्सपीरियंस हो जाता है या कुछ स्किल्स वगैरह आप सीख लेते हैं, तो आप आगे चल करके मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज जो काफ़ी हाई पे करती हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं। रियल लाइफ में ये बेनिफिट भी है सीएमए यूएसए का। ये सेक्शन ऐसा है जो सीएमए यूएसए को एक सही मायने में यूनिवर्सल कोर्स बनाता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम इस सेक्शन को पढ़ने से आप एक बेटर इन्वेस्टर भी बन जाते हैं। एनीवेज, मूविंग अहेड, पार्ट 2 सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसके अंदर बिजनेस डिसीजन एनालिसिस की चर्चा करेंगे। नाउ बिजनेसेस के अंदर डिसीजंस हमको लेने होते हैं और वो डिसीजंस बिजनेस के आगे चल करके सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। डिसीजंस लेने के लिए डेटा का प्राइमरी एनालिसिस और क्या डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है, इन सब की जांच परख एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि सीएमए यूएसए को होनी चाहिए। कंपनीज रिलाई करती हैं कई बार अपने खुद के डिपार्टमेंट के ऊपर, जहाँ पर सीएमए यूएसए काम करते हैं, और कई बार वो बाहर से फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज या एडवाइजरीज को हायर करते हैं, यानी कि वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। नाउ पार्ट 2 सेक्शन डी की फटाफट से बात करते हैं, विच इज़ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब देखें, बिजनेस में रिस्क तो होता है, ये तो आपको पता ही है। आप अगर एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं तो रिस्क की नॉलेज आपके लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी है। कोई भी कोर्स उठा करके देख लें, भले आप सीएफए पढ़ रहे हो, भले आप एमबीए फाइनेंस पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी रिस्क मैनेजमेंट की बात करी जाती है। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है वो समझना, और इस इम्पैक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, इसकी जानकारी आपको एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल होनी चाहिए, और वही इस सेक्शन के अंदर बताई जाती है। फाइनेंस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट की आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज बेहद कंपलसरी है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सेक्शन बी में कॉर्पोरेट फाइनेंस जो हमने पढ़ा था, अगर वैसी प्रोफाइल्स के अंदर आप काम कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, जो ये सेक्शन आपको मदद करेगा। बढ़ते हैं पार्ट 2 सेक्शन ई के साथ, जहां हम बात करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। अब देखा जाए तो पार्ट 2 सेक्शन बी के अंदर आपने ऑलरेडी ये देखा है कि कैसे पैसों का जुगाड़ किया जाता है, यानी फंड्स को रेज कैसे किया जाता है। अब इस सेक्शन के अंदर आप देखते हैं कि इन फंड्स को इन्वेस्ट कैसे किया जाए या कहाँ किया जाए तो कंपनी को बेनिफिट हो। अब जो भी इक्विटी या डेट के ज़रिए फंड्स को अरेंज किया जाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना ऑलरेडी आपने देखा हुआ है सेक्शन बी के अंदर, और अब उसको आप कंपेयर करते हो इन फंड्स को इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा और उससे क्या कमाई हो सकती है उससे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमें वहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं।
और इन्वेस्ट कहाँ करने की बात हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना या फिर बड़े बड़े फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए जो डिसीजंस होते हैं उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहा जाता है। और ये भी कॉर्पोरेट फाइनेंस से क्लोजली रिलेटेड है। देखा जाए तो पार्ट 1 सेक्शन बी के अंदर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात हुई थी, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हुई थी, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर कैपिटल बजटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड फाइनली पार्ट 2 सेक्शन एफ की बात करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स को। हर प्रोफेशनल के लिए उसके एथिक्स सबसे टॉप पर होते हैं, तभी तो एक प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा मानी जाती है। इस सेक्शन में आपको बताया जाता है कि आपकी क्या ड्यूटी है अपने CMA USA डिग्री की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए अपने एथिक्स की तरफ, और आपकी क्या ड्यूटी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप एक कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देयरफॉर आपको जो है एथिक्स में रह करके काम करने होंगे। और ऐसा नहीं है कि इसका रियल लाइफ में बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ना ना ना, रियल लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं आप तो जब रियल लाइफ में ये सिचुएशंस आपके सामने आती हैं तो आपके दिमाग में कुछ तो होता है कि इस सिचुएशन में एथिकल रहने के लिए मुझे क्या करना है। एंड ये बेहद ज़रूरी होती है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आप करें, भले ही वो CMA USA हो, CA हो, CFA हो। एंड दैट्स इट। तो अब कोर्स में क्या क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको इंसाइट मिली होगी कि भाई CMA USA के अंदर हम असल में पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे वो हमको रियल लाइफ में ग्रो करने में मदद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और कोर्स के बारे में मैं ऐसी वीडियो बना दूं या कि उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूं और बताऊं कि रियल लाइफ में वो आपको कैसे मदद करेगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें सिलेबस ऑफ डैश कोर्स। तो मैं डैश कह रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिख दें और उस कोर्स के सिलेबस को तो मैं डिस्कस करूंगा ही, उसके रियल लाइफ बेनिफिट के बारे में भी आपसे चर्चा करूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ, हमारी आने वाली बैच के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ये रहा नंबर, और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फ़ोन कर लें। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।